नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारा 10,000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का अगला लेक्चर है। ये वीडियो सारे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स और अन्य सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने ल्यूसेंट बुक और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उससे लगभग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्षों में आए सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द खेतरी माइंस इन राजस्थान इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। राजस्थान में खेतड़ी खदानें किसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? इसका सही आंसर है कॉपर या तांबा। तो खेतरी माइंस जो हैं सबसे पहले राजस्थान में हैं और इन माइंस या खदानों में कॉपर या तांबा पाया जाता है और कॉपर या तांबे का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी? इसका सही आंसर है आयरन या लोहा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे उन्हें लोहे के बारे में, आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने आयरन या लोहे का यूज़ नहीं किया। आयरन या लोहे का यूज़ होना शुरू हुआ है 1500 बीसी में वैदिक सिविलाइजेशन के बाद। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज इन द हिस्ट्री पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास काल के किस युग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ब्रोंज एज या कांस्य युग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसे ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है। और सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी 1921 में, जब हड़प्पा की खोज की गई थी पंजाब रीजन में, और ये पाकिस्तान के पंजाब एरिया में है। और 1922 में मोहनजोदाड़ो जो इंडस रिवर के नज़दीक है। हड़प्पा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रवि नदी के तट पे है और मोहनजोदाड़ो जो है इंडस नदी के तट पर है। और मोहनजोदाड़ो जो है सिंध प्रांत या सिंध रीजन के पास है। और ये दोनों साइट हैं या दोनों स्थल जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये दोनों आज के पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड। विश्व संगठन यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 16 नवंबर 1945। वर्ष 1945 में यूनेस्को या विश्व संगठन यूनेस्को की स्थापना की गई। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। फिर से बताता हूँ मैं, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। हमारा अगला सवाल है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट विच प्लेस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है। और यूनेस्को में टोटल 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 8 एसोसिएट कंट्रीज़ हैं। 195 सदस्य देश हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता ले रखी है, और इसके अलावा 8 सहयोगी देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय। बुद्ध चरित्र की किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरिता जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। जो बुद्ध हैं उन्हें शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि और तथागत। और बुद्ध चरिता जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर नॉन एज। बुद्ध की शिक्षाओं को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है धम्म। जो बुद्ध की शिक्षा है या टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है उसे धम्म के नाम से जाना जाता है। द नेम बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन। जो बुद्धा है उस नाम का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति या द एनलाइटेंड वन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज? जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है पाली लैंग्वेज या पाली भाषा। पाली कुछ नहीं होता है, जो भी लोकल लैंग्वेज होती है किसी एरिया की, वो पाली वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज है। और जो बुद्ध के स्क्रिप्चर्स हैं या धर्म ग्रंथ हैं उन्हें हम त्रिपिटक या त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 हैं। सबसे पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। फिर से मैं बोलता हूँ, जो बुद्ध स्क्रिप्चर्स हैं या बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो पाली लैंग्वेज या पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन्हें त्रिपिटक या त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और ये 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध अटेंड निर्वाण अंडर ए पीपल ट्री एट विच प्लेस? बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है बौद्ध गया, जो बिहार में स्थित है। तो बुद्ध जो है उन्हें निर्वाण की प्राप्ति जो है, सबसे पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे, कई बार आपसे पेपर में पूछ लेंगे किसके ट्री के नीचे, तो पीपल का पेड़ था और बौद्ध गया में स्थित था, जो बिहार में है। और अगर पूछें, ये तो हो गया निर्वाण, अगर पूछें महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, तो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगर निर्वाण पूछेंगे तो बोध गया, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण मतलब उन्हें डेथ से आप कर सकते हैं, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई उन्हें कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका सही आंसर है सारनाथ। तो सारनाथ में, जो बनारस के पास है, वहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला सरमन या पहला उपदेश दिया था। अब बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और वो शाक्य गण से थे। सिद्धार्थ वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा एंड ही बिलोंग टू शाक्य गण। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बुद्ध जो है किस गण से थे या किस गण को बिलोंग करते थे? तो उसका सही आंसर होगा शाक्य गण, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, गोरुमारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है या क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सब्लिमेशन या उच्च बनाने की प्रक्रिया। जैसे कैम्फर या कपूर होता है, आप देखते हैं कि और किसी भी कोई भी सॉलिड या ठोस पदार्थ होता है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में आता है, तरल पदार्थ में, फिर लिक्विड को गर्म करते हैं, फिर वो गैस बनता है या भाप बनता है। लेकिन कपूर को जब करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता है। तो उस प्रक्रिया को उच्च बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है या सब्लिमेशन कहा जाता है, और कपूर या कैम्फर उसका एग्जाम्पल है। हमारा अगला सवाल है, इफ़ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट एट द सेम टाइम, हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हो जाएं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका सही आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने एक बार प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। नॉर्मली क्या होता है, जब प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब ये दोनों पद एक साथ खाली हो जाएं, तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे
जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्हें हम एम हिदायतुल्लाह के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है एच जे कानिया। एच जे कानिया जो है वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पेपर में सवाल आता है, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। और आपको ये भी बात याद दिला दें, जब प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, तो उन्हें शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला सवाल है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 जो है हमारे संविधान का, उसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अभी तक भारत में कभी भी किसी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं किया गया है या उन्हें उनके पद से नहीं हटाया गया है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है 61, आर्टिकल 61, और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, विच इज़ द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट? भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त कौन सी है? इसका सही आंसर है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, सिर्फ इसी शर्त पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और मैंने आपको जैसा बताया, आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है। नन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट सो फार। हमारा अगला सवाल है, हाउ मैनी डेज नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट? महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? इसका सही आंसर है 14 डे नोटिस या 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। जब भी इम्पीचमेंट प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। द प्रोसीजर बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में एक बिल या विधेयक पेश करने के साथ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये आर्टिकल 61 के अंदर आता है, जिसमें राष्ट्रपति को पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। और ये तभी शुरू हो सकती है प्रक्रिया अगर राष्ट्रपति ने किसी भी संविधान का उल्लंघन किया हो। और आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं किया गया है। अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट? इस क्वेश्चन को घोल के पी लो। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? इसका सही आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो 44वां संशोधन अधिनियम है 1978 में आया था। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया और अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार होते थे, अब हमारे पास 1978 के बाद सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना दिया है। और ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, जनता पार्टी की, 1978 में। उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये किया था। हमारा अगला सवाल है, राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लीगल राइट्स इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकारों की सूची में शामिल है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A जो है उसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, आर्टिकल 300A। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है मुगल
और राजपूत, इन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जो मुग़ल की सेना थी उनकी तरफ से, मतलब ये वो बाबर के अंडर लड़ रहे थे। तो एक तरफ थे मुग़ल फोर्सेस अंडर बाबर और दूसरे थे राजपूतों का अलायंस था पूरा, है ना, राजपूत का गठबंधन था। और उससे हेड कर रहे थे राणा सांगा जो मेवाड़ के थे। और इस युद्ध में, बैटल ऑफ खानवा में, जो बाबर थे उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया था। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये 16 मार्च 1527 में लड़ी गई थी। आपको याद होगा पहला बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो वो 1526 में लड़ा गया था। उसके एक साल बाद 16 मार्च 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। अगला सवाल है, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन विच ईयर? चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1539 या 1539 में लड़ा गया था। मुग़ल एम्परर हुमायूं और अफ़गान वॉरलॉर्ड शेरशाह सूरी के बीच में ये लड़ा गया था। एक तरफ जो बाबर के पुत्र थे हुमायूं वो थे, और दूसरी तरफ अफ़गान के सरदार थे शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था। अब बैटल ऑफ चौसा के एक साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा गया 1540 में। तो क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 वॉज फॉट बिटवीन? कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर है हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो युद्ध लड़े गए। पहला बैटल ऑफ चौसा 1539, ये 1539 में। दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, उसके एक साल बाद। और दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, अलगी बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के किस स्तर से संबंधित है? इसका सही आंसर है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स, है ना। ये जिसे हम हिंदी में निर्माता या स्वपोषी भी बोलते हैं। तो जो अलगी होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं या निर्माता होते हैं। वो अलगी क्या करते हैं? समुद्र से पोषक तत्व खींचते हैं और प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। तो अलगी पुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओशियन एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड ड्यूरिंग यूजिंग फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसी तरह दोस्तों हमारी ये 10,000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का एक और वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू, एन्जॉय लर्निंग विद अस।